गोरखपुर में दूसरे दिन यूपी ग्रामीण खेल लीग का आगाज। सीएम बोले जो खेलेगा वही खिलेगा, वही फलेगा, वही बढ़ेगा। जो खिलाड़ी मेडल जीतेगा उसे मिलेगी सीधी भर्ती। राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने की नहीं मिली इजाजत। गाजियाबाद बॉर्डर से लौटे दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे दिल्ली। बोले हम लड़ते रहेंगे। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। उमर अंसारी के पेशी वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हुई पेशी। संभल हिंसा पर सरकार को बताया फिर। नोएडा में किसान आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। किसानों की समस्या समाधान के लिए कमेटी गठित, 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। सोनभद्र में अगवा कर युवती से दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार। घर से उठाकर बंधक बनाकर जंगल में दुष्कर्म का आरोप। 28 नवंबर को दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। और ललितपुर में पुलिस ने साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी विद्यार्थियों को फंसाते थे। 4 फोन, 14 सिम कार्ड इनके पास से बरामद हुए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सोनभद्र से अहम खबर है, जहां अगवा कर युवती से दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। घर से उठाकर बंधक बनाकर जंगल में दुष्कर्म किया था, जिसके आरोपी गिरफ्तार किए गए। 28 नवंबर को दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट। आपको बता दें, गुमशुदगी की रिपोर्ट 28 नवंबर को दर्ज कराई गई थी। 3 दिसंबर को युवती की बरामदगी पर पूरा मामला सामने आया। पीड़ित की मां ने पुलिस को सौंपी थी दुष्कर्म की तहरीर के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है पूरा मामला। तो तहरीर के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जिले के रायपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है पूरा मामला। तो सोनभद्र से अहम खबर, अगवा कर युवती से दुष्कर्म के जो 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, घर से उठाकर युवती को बंधक बनाकर जंगल में दुष्कर्म किया था, यह आरोप लगा है। थाना रायपुर के ग्राम बूढ़ीवार की घटना है। दिनांक 28/11 को एक लड़की की गुमशुदगी अंकित की गई थी। वह दिनांक 3/12 को बरामद हो गई। बरामद होने के बाद उसने थाने पे एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने नीरज यादव सहित 5 लोगों पे आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। गांव के लोगों से कहना है कि नीरज यादव से उसके पहले के संबंध थे। उसके इस प्रार्थना पत्र पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। तो 28 नवंबर को रिपोर्ट, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 3 दिसंबर को युवती की बरामदगी पर खुलासा हुआ है। तो 3 दिसंबर को युवती की बरामदगी पर यह खुलासा हुआ है पूरे मामले का। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी थी दुष्कर्म की तहरीर के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, जिले के रायपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है ये पूरा मामला। तो इस वक्त की अहम खबर आपको सोनभद्र से दिखा रहा है। अगवा कर किशोरी को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने का, बंधक बनाकर घर से उठाकर ले जाकर दुष्कर्म का ये मामला। अरविंद दुबे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घर से युवती को उठा ले जाकर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की थी, जिसका आरोप इन 5 आरोपियों पर लगा है। क्या है पूरा मामला? जी मनोज, आपको बता दें कि ये 28 नवंबर का मामला है, जब लड़की अपने घर से अचानक से लापता हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसके बाद उसके परिजन गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं संबंधित थाने में। तो वहीं थाने से खोजबीन की जाती है, लेकिन लड़की का कहीं कोई पता नहीं चलता। 3 तारीख को अचानक लड़की किसी प्रकार से बेहोशी की हालत में जंगल में पाई जाती है, तो उसको लोगों की सहायता से घर पहुंचाया जाता है। जिसके बाद लड़की अपने घर आती जरूर है और मामले को बताती है, लेकिन मामले में पुलिस तहरीर दर्ज नहीं करती है जो आरोप लगाती है। फिर तमाम प्रयास किया जाता है और ऊपर तक शिकायत की जाती है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक भी मामले को संज्ञान में लेते हैं और उनके निर्देश पर मुकदमा दर्ज होता है 3 दिसंबर को। अब जाकर के उसके बाद आज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक मिली जानकारी में बताया गया कि
आरोप के अनुसार लड़की को जंगल में जो है अगवा करके ले गए थे लोग और वहां पे बंधक बनाकर बकायदा 5 लोगों पर आरोप है उसके साथ दुष्कर्म करने का। जी निश्चित रूप से अरविंद दुबे, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिले के रायपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनभद्र से ये अहम खबर आपको दिखा रहा है। अगवा कर युवती से दुष्कर्म के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। घर से उठाकर बंधक बनाकर जंगल में दुष्कर्म कारित किया गया था, जिसका आरोप इन 5 आरोपियों पर था। 28 नवंबर को दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अगली अहम खबर है, जहां भ्रष्टाचार का मामला आपको बता दें तेज हुआ है। लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता चमन प्रकाश पर आरोप लगे। सदर विधायक इटावा सरिता भदौरिया ने भी आरोप लगाया। चमन प्रकाश ने अनुदान राशि दिलाने के नाम पर धन की उगाही की। विधायक ने अन्य जनपद स्थानांतरण के लिए लिखा पत्र। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड इटावा को लिखा पत्र। सदर विधायक इटावा सरिता भदौरिया ने भी लगाया आरोप। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चमन प्रकाश ने अनुदान राशि दिलाने के नाम पर ठगी की। विधायक ने अन्य जनपद स्थानांतरण के लिए लिखा पत्र। आपको बता दें, अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड इटावा को लिखा पत्र। और यह अहम खबर आपको दिखा रहे, भ्रष्टाचार का मामला हुआ तेज। लघु सिंचाई विभाग अवर अभियंता चमन प्रकाश पर आरोप लगे। आपको बता दें, इटावा सदर विधायिका सरिता भदौरिया ने भी आरोप लगाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली अहम खबर है, बांग्लादेश में हिंदू एवं अल्पसंख्यकों पर हमले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। हमलों के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने भी समर्थन किया है। आतंकवाद के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं ने कहा। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा में शामिल होंगी मुस्लिम महिलाएं। हिंदुओं पर हमले का मुस्लिम महिलाओं ने भी विरोध किया है। आपको बता दें, आगरा से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में पूरे देश में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब मुस्लिम महिलाएं भी इस आंदोलन को, इस जन आक्रोश को समर्थन देती नजर आ रही हैं। मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा में शामिल होंगी मुस्लिम महिलाएं। इस वक्त की अहम खबर ये आगरा से आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं पर हमले को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने भी विरोध किया है। तो भारत में पूरे देश में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। आगरा, आपको बता दें, आगरा से ये खबर, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर निर्मम तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पूरे देश में उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण में 183वीं बोर्ड की बैठक हुई है। बैठक में जनहित के मामलों को मिलाकर कुल 35 प्रस्तावों पर बोर्ड की मोहर लगी है। आपको बता दें कि शहर के विकास, ग्रीन कॉरिडोर, अकबर नगर विस्थापन, एजुकेशन, सिटी वेलनेस, सिटी भूमि अधिग्रहण, महत्वपूर्ण मामलों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया कि शहर में सुनियोजित कार्य के लिए समय समय पर बैठक आहूत की जाती है, जिससे जनहित के मुद्दों पर विचार किया जा सके। तो 35 प्रस्तावों पर बोर्ड की मोहर लगी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 183वीं आज बैठक संपन्न हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, आज बोर्ड की 183वीं बैठक थी, क्या कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए और किन किन पर मोहर लगी? आज बोर्ड की 183वीं बैठक यहाँ लखनऊ विकास प्राधिकरण में संपन्न हुई जो है। कुल 35 प्रस्ताव इसमें क्या कहते हैं रखे गए, जिसमें से 2 प्रस्ताव जो थे वो पिछली बोर्ड बैठक जो थी उसके प्रस्तावों का पुष्टिकरण था और उनकी अनुपालन आख्या पे चर्चा की थी, और शेष 33 प्रस्ताव इसमें रखे गए और सभी पर जो है वो विचार विमर्श के बाद इसमें जो है बोर्ड द्वारा इसमें अनुमोदन प्रदान किया गया है। सर, डेवलपमेंट को लेकर कई सारे ऐसे प्रस्ताव देखने को मिले जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, फिर चाहे ग्रीन कॉरिडोर की बात हो या फिर सीजी सिटी बनाने की बात हो या फिर तमाम जो विकास कार्य हैं उन पर चर्चा कहीं ना कहीं हुई है इस बैठक में, तो वो कुछ अगर बता पाएँ कुछ विशेष। इसमें कई प्रस्ताव इस तरह के रखे गए थे, जैसे सिटी लॉजिस्टिक प्लान है उसका अप्रूवल के लिए रखा गया था। अलग अलग जगहों पर जो है वो जो प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत है वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के संबंधित था। इसके अलावा जो हमारे
पुरानी ट्रस्ट की स्कीम्स हैं या जो 50 साल पुरानी जो हमारी स्कीम्स हैं, वहाँ पर जो 2000 वर्ग मीटर के से अधिक के जो भूखंड हैं वहाँ पर ग्रुप हाउसिंग लाने का प्रस्ताव था। अलग अलग उसमें कंडीशंस हैं उसके साथ जो है, तो इस प्रकार के प्रस्ताव थे और इन सबको जो है यहाँ पर इस पर चर्चा हुई और अनुमोदन प्रदान किया गया है। सर देखने को मिल रहा है प्राय एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं जो खपत है वो कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत हो रही है और उसको लेकर बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई, प्रस्ताव पास हुआ है। जो भी भवन है 2000 वर्ग मीटर से पड़े उनको सोलर पैनल लगाना होगा, उसको लेकर क्या कुछ? सोलर पैनल के लिए 2000 ने सोलर पैनल के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए रखा गया है कि अब जो 100 वर्ग मीटर के अधिक एरिया के जो भवन हैं और जो यहाँ पर मैप के लिए अप्लाई होंगे उनके लिए अनिवार्य किया जाएगा कि वो सोलर रूफटॉप वगैरह लगाएं। और इसी के साथ जैसा कि आपने जो एनर्जी की बात करी तो पहले भी जैसा बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए भी जो है हम लोग अलग अलग जगह पे स्थापित कराया जा रहा है, जिससे जो एनर्जी क्राइसिस है उसको मीट आउट किया जा सके। शुक्रिया हमसे बात करने को। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण सचिव विवेक श्रीवास्तव जी ने बताया कि 183 बोर्ड की बैठक में ये प्रयास किया गया है कि सभी बिंदुओं को छुएं और लगातार शहर को विकास की रफ्तार दी जाए। सहयोगी आदित्य के साथ मैं निकेत तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सीएमएस कानपुर रोड कैंपस द्वारा 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट क्वालिटी सर्किल सम्मेलन का आयोजन का आगाज हो गया है। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट क्वालिटी सर्किल सम्मेलन का शुभारंभ बुधवार को हो गया है। सम्मेलन 4 से 7 सितंबर तक सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट क्वालिटी सर्किल सम्मेलन में 13 देशों की प्रतिभागी छात्रों की टीमें व क्वालिटी विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में प्रतिभाग करने विश्व के 13 देशों अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, टर्की, कतर, आयरलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस एवं भारत के विभिन्न प्रांतों की छात्र टीमें एवं क्वालिटी विशेषज्ञ लखनऊ पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड और सेक्रेटरी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE शामिल रहे। देखिए, आज की दुनिया जो है बहुत ही मतलब उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं और इनके समाधान के लिए हमें भावी पीढ़ी को भी तैयार करना है। तो भावी पीढ़ी को किस तरीके से तैयार किया जाए जिससे कि इन समस्याओं का समाधान निकालने में उनका भी हिस्सा हो और वो भी शामिल हो और वो भी इसमें जो है वो लीडरशिप की रोल ले सकें। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो ये एक मंच पे आ करके इस तरीके की कॉन्फ्रेंस जो है उनको एक मंच प्रदान करती है जहाँ पर आकर के वो सीखते हैं कि हमारे हो सकता है कि हमारी भाषाएं फ़र्क हों, हमारे त्वचा का रंग फ़र्क हो, हमारे राष्ट्रीयता फ़र्क हो, लेकिन जो हमारी मौलिक भावनाएं हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, जो हमारे डर हैं, जो हमारे जॉयज़ हैं, खुशियां हैं, वो एक जैसी हैं। तो इससे ये उन बच्चों को ये एहसास होता है, इकट्ठा जब आते हैं ये इस बात का एहसास होता है कि हम एक हैं, मानव जाति एक है। हो सकता है कि हम अलग अलग देशों में रहते हों तो हमारी भाषाएं अलग अलग विकसित हुई, हमारा त्वचा का रंग अलग अलग विकसित हुआ, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं और जो हमारे जीवन में हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जो है वो सेम है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ एहसास इस तरीके का मंच उनको देता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके का मंच से उनको अपने एक दूसरे से विचार विमर्श का मौका मिलता है। तो उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका विकास आगे बढ़ता है और उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप होती हैं। ये कार्यक्रम हमारे बच्चों में दुनिया के प्रति एक भावना बनाने के लिए आयोजित कर रहा है, दुनिया में शांति फैलाने के लिए और दुनिया का जो अलग अलग जगह का लोगों का रीति रिवाज समझने के लिए, उसका जो अच्छाई अपनाने के लिए एक अच्छा मौका है अपने बच्चों के लिए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल्स पिछले 25 साल से ये कार्यक्रम अपना लखनऊ शहर में आयोजित कर रहे हैं। इंडिया का विभिन्न जगह का प्रांतों का विद्यालय भी इसमें शामिल हो रही है। उसके साथ साथ 13 अलग अलग कंट्रीज़ का जो स्टूडेंट्स भी इधर आया हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टुवर्ड्स प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी, celebrating diversity, to encourage accepting diversity, और through
encouragement of diversity, you are promoting universal peace and harmony. So this is a unique program in itself, and on a grand way, this program is being organized in Lucknow. तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। केस्को ने अपने बकायेदार उपभोक्ताओं से भुगतान कराने के लिए ओटीएस योजना को लॉन्च किया है। विशेष छूट के साथ केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने जल्दी आए एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं योजना की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी है। इस दौरान एमडी ने बताया कि 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक विशेष छूट के साथ 3 चरणों में ओटीएस योजना चलेगी। घरेलू उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता, निजी संस्थान उपभोक्ता, लघु एवं मध्यम उद्योग उपभोक्ता और पीडी बकायेदार धनराशि को एक मुश्त या किस्तों में भुगतान कर लाभ पा सकते हैं। केस्को में लगभग 2.5 लाख बकायेदार हैं और 3,899 करोड़ रुपए का बकाया है। इस ओटीएस योजना से केस्को को अधिक धनराशि प्राप्त करने के लक्ष्य हैं। साथ ही केस्को एमडी ने अपील की है कि उपभोक्ताओं को ऑफिसों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे 1912 पर कॉल कर समस्या, शिकायत और योजना का लाभ ले सकते हैं। बकायेदारों से पैसा लेने के लिए केस्को ने ओटीएस योजना को लॉन्च कर दिया है। इस बार ओटीएस योजना में क्या कुछ सुविधाएं हैं, ये जानने के लिए केस्को एमडी सैमुअल पॉल हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, इस बार जो ओटीएस योजना लॉन्च करी है, क्या कुछ है इसमें? ये जो ओटीएस स्कीम इस बार लॉन्च किए हैं, पिछले साल के जैसे तो हम लोगों ने लॉन्च किया वैसे ही इस बार भी है, और बहुत जल्दी से आएंगे और जल्दी से पंजीकरण करेंगे, ज़्यादा छूट मिलने का उम्मीद है। इसमें 30/9/2024 तक जितने लोगों का बकाया है, वो घरेलू उपभोक्ता हो या वाणिज्य उपभोक्ता हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या हमारे स्मॉल एंड मीडियम पावर की इंडस्ट्रीज हो, और इसके अलावा पीडी जिसका पेंडिंग है उसी के संबंधित उपभोक्ता हो, वो आके पंजीकरण कर सकते हैं। www.uppcl.org पर वो जाएंगे और अपना पंजीकरण करेंगे, और 30% जो मूल बकाया का जो राशि है उसमें वो जमा करेंगे, उनका ओटीएस योजना में पंजीकरण हो जाएगा। और 30 दिन के अंदर वो इधर एक साथ सेटलमेंट कर सकते हैं एक मुश्त में, अन्यथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 इंस्टॉलमेंट की चॉइस है, और हमारे जो अन्य उपभोक्ता हैं उनके लिए 4 किस्तों में जमा करने के लिए है। कभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, हर ड्यू डेट पर उनका इंस्टॉलमेंट अमाउंट और अपना करंट ड्यूज को लोगों को जमा करना होगा। कहीं भी डिफॉल्ट होगा फिर स्कीम का लाभ जो है वो शून्य हो जाएगा। यही इस नया स्कीम में है। इसके नया स्कीम के नारा हम लोग ने लगाया है, जल्दी आए, एक मुश्त भुगतान करें, ज़्यादा छूट पाए। हमारे इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए सारे हमारे मीडिया साथियों से अनुरोध है। सर, अभी केस्को ने कार्य प्रणाली भी अपनी चेंज करी है, हेल्प डेस्क लगवाए हैं, तो जो ओटीएस का लाभ पाना चाहते हैं क्या वो उसी हेल्प डेस्क में जाए, या फिर किस तरीके से केस्को में उनको चक्कर ना लगाना पड़े, ऐसी कोई सुविधा? तो ये जो हम लोगों ने पहले ही बताया, लोगों को ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करने में सुविधाजनक होगा। हमारे हेल्प डेस्क में आएंगे तो हमारे हेल्प डेस्क कंज्यूमर एग्जीक्यूटिव है, आपको उसको मदद करेंगे, और इसके अलावा 1912 में भी आप कॉल करेंगे, इस ओटीएस स्कीम के बारे में आपको सूचना मिल जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे कैश काउंटर्स है उसमें भी आप आ सकते हैं, उसमें भी आपका पंजीकरण होने की सुविधा हम लोग सेपरेट सेल्स क्रिएट कर रहे हैं। और जितने हमारे ज़्यादा बकायेदार जिस एरिया में है उस सब स्टेशन को हम लोग आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ पर कैंप लगाने के लिए भी सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और मुझे लगता है हेल्प डेस्क के माध्यम से, 1912 के माध्यम से, कैश काउंटर के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से इतना सुविधा है। और इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर में भी आप लोग जाएंगे, अपने जो फीस कलेक्ट करके वो लोग भी अपना पंजीकरण वगैरह करा लेते हैं, तो अन्य सुविधा भी आप लोगों को उपलब्ध मिल जाएगा। हमारे कार्यालय भी है, कहीं भी आप आ सकते हैं, फैसिलिटेशन काउंटर में आपको 100% सुविधा मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ केस्को एमडी, जिनका कहना है कि ओटीएस योजना आ चुकी है और जो बड़े उपभोक्ता है या फिर वो उपभोक्ता जिन्होंने बिल नहीं जमा करा है वो इस योजना का लाभ पा सकते हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय का 90% हिस्सा दलित समाज से संबंधित है, जो वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए विधान परिषद सदस्य और डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में दलित हिंदू समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। डॉक्टर निर्मल ने इस संकट की ओर भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करते हुए बांग्लादेश में दलित हिंदू समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पूर्वी पाकिस्तान जो कि इसमें बांग्लादेश है, वहां पर हिंदुओं का विशेषकर से जो दलित समुदाय थे, जब बंटवारा हुआ, बंटवारे में जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है, वहां का जो हिंदू समाज है वो भारत आया और भारत का मुसलमान सामान्यतया पाकिस्तान गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान से हिंदू पाकिस्तान चले गए हों। अपवाद हो सकता है, लेकिन हिंदू नहीं गए। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल के आह्वान पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में दलित पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश ले गए और आज वही संकट में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम से प्रारंभ हुई हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा विरुद्ध हो रही हिंसा आपको बता दें थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं हिंदुओं के पूजा स्थल जलाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं। ऐसी सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं। तो कहीं सरकारी सेवा में रत हिंदुओं से बलात् त्यागपत्र लिखवाए जा रहे हैं। लगता है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान की राह पर है। इसी हिंसा के विरोध में आक्रोश प्रकट करते हुए अलीगढ़ में गांधी पार्क स्थित बस स्टैंड पर बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच द्वारा बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है एवं भारत सरकार और वैश्विक शक्तियों से इस मुद्दे पर प्रखर होकर बांग्लादेशी सरकार पर दबाव बनाकर हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार को बंद करवाने का आह्वान किया गया। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का प्रारंभ इस्कॉन के कृष्ण भक्तों द्वारा हरे राम हरे कृष्ण से प्रारंभ किया गया। इस प्रदर्शन में जहां एक ओर देश की आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर विरोध जताया, वहीं स्कूली छात्रों ने भी पूरे जोश के साथ भारत माता की जयकारे के नारे भी लगाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। शहर के रामलीला मैदान में हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होकर सभा में शामिल हुए। इसके बाद जुलूस के रूप में एक साथ होकर शहर भ्रमण किया। जिलाधिकारी कार्यालय भी इस दौरान ये लोग पहुंचे, जहां महामहिम राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। कार्यक्रम नहीं, एक जनाक्रोश रैली कह सकते हैं इसको, और हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित था। रामलीला मैदान से एकत्रीकरण होने के पश्चात सारे लोग निकले। हिंदू समाज के लोग थे, हिंदू सामाजिक जो संगठन है हिंदुओं के, वो सारे लोग थे, और सभी लोग शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए आकर के टीडी काले चौराहे पर रुके। उसमें से कुछ प्रमुख लोग जो समाज के तो जो सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोग, वो लोग जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए, उनको ज्ञापन सौंपा जो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।